हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कहते हैं शिक्षक और शिष्य का संबंध सिक्के के दो पहलू जैसा होता है। बिना शिक्षक के शिष्य का कोई महत्व नहीं होता और बिना शिष्य के शिक्षक का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो चाहे आप हमसे दूर रहो या पास, हमारा संबंध ऐसा ही बना रहेगा। तो चलिए इस संबंध को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल जब से इसका गठन हुआ है वहाँ पर राजतंत्र है, लेकिन 1990 के दशक में वहाँ के लोगों ने अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने का प्रस्ताव रखा। और जैसे ही लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने की मुहिम चलाई, वहाँ के जो राजा हुआ करते थे किंग बीरेंद्र, उन्होंने लोगों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना अपने देश के लिए प्रमुख मुद्दा बनाया। सो फ्रॉम मोनार्की they changed into constitutional monarchy. Now let us find out the difference between monarchical form of government and the constitutional monarchy that was set up in Nepal. When we talk about monarchy, जब हम मोनार्की की बात करते हैं, राजतंत्र की बात करते हैं, यहाँ पर राजा जो होता है वो पूरे देश का कार्यभार संभालता है। So in Nepal, the monarchy was the hereditary ruler. The monarchy was the hereditary ruler. Hereditary ruler का मतलब होता है अगर वहाँ के राजा का देहांत हो जाता है तो उसका जो शासन होगा या तो उसकी बेटी संभालेगी या तो उसका बेटा संभालेगा। So that is considered as hereditary. तो जब वहाँ पे monarchical form of government का प्रचलन था, so right from the very beginning they had followed this system, and as I told you, in the year 1990 when the people in Nepal urged for democratic form of government, the system of monarchy changed into constitutional monarchy. What happens in constitutional monarchy? The head of the country will be the king. The head of the country will be the king, but all other powers, that is the law making process, will be in the hands of elected representatives. Will be in the hands of elected representatives. इसका मतलब है जो राजा होगा वो देश का नाम मात्र रूलर होगा या किंग होगा, क्योंकि वो अपने इस सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते हैं। उनका मानना है कि किंग का जो अस्तित्व है या किंग का जो पोजीशन है उसे बरकरार रहना चाहिए। They do not want to change the legacy they had, but they wanted that the system of the government should be based on डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो उन्होंने इसीलिए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप किया, जहाँ पर जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होगा वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में होगा, लेकिन किंग का जो पोजीशन होगा वो वहाँ पर बरकरार रहेगा। तो ऐसे में नेपाल में किंग बीरेंद्र ने एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया फ्रॉम मोनार्की टू दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लेकिन 2001 में किंग बीरेंद्र की हत्या कर दी गई। किंग बीरेंद्र की हत्या कर दी गई। क्या कॉन्स्पिरेसी था इसके बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन जैसे ही किंग बीरेंद्र की हत्या हुई, जैसे मैंने कहा उसके लीगल हियर को देश का शासन दिया जाएगा, तो उसका जो बेटा था किंग ज्ञानेंद्र ने उस पोजीशन को संभाला। So right after King Birendra, it is King Gyanendra who became the ruler of the country. लेकिन किंग ज्ञानेंद्र को उसके पिता द्वारा मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं था। So what he wanted? He wanted to bring back the legacy of monarchy in Nepal. So इन्होंने क्या किया? सबसे पहले वहाँ के पीएम को बर्खास्त कर दिया।
पीएम को क्या कर दिया, उन्होंने बर्खास्त कर दिया। और जो पार्लियामेंट था, वहां का जो पार्लियामेंट था, जो लॉ मेकिंग बॉडी था, इसे पूरी तरह से स्थगित कर दी। समझ आ रहा है आपको? किंग ज्ञानेंद्र ने क्या किया, वापस मोनार्कियल सिस्टम को लाने के लिए पहले तो प्राइम मिनिस्टर जो थे वहां के नेपाल के, उनको बर्खास्त कर दिया है, और जो पार्लियामेंट था, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे था, उसको पूरी तरह से स्थगित कर दिया। ऐसे में लोगों का जो गुस्सा था वो किंग ज्ञानेंद्र की तरफ बढ़ा, और 2006 में, अप्रैल की बात करते हैं, अप्रैल 2006 में लोगों ने किंग ज्ञानेंद्र के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया। They said that bring back the constitutional monarchy that we had, or you have to face the consequences. अब जब इन्होंने 2006 में अपना मोर्चा शुरू किया, उस समय they had a 7-party alliance। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहां पर लाया गया, दे हैड मल्टी पार्टी सिस्टम, और कुछ 7 पार्टी वहां पे काम कर रहे थे। इन सभी पार्टियों ने अपने आप को क्या किया, अपने आप को एक साथ लाया। साथ ही साथ जो माओइस्ट इंसर्जेंट्स थे, इन्होंने भी अपने आप को इनके साथ शामिल किया। साथ ही साथ बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने भी इनका सहयोग दिया। और ये जो ग्रुप थे, द 7-party अलायंस, द माओइस्ट एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्या किया, किंग ज्ञानेंद्र को एक वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि आप या तो सिस्टम में एक बदलाव लाओ, या तो आप कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने के लिए तैयार रहो। सो इन द वेरी बिगिनिंग दे वेंट फॉर अ 4-day स्ट्राइक। पहले वो 4 दिन के स्ट्राइक में गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि किंग जो है बिल्कुल इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, दे वेंट फॉर एन इंडेफिनाइट स्ट्राइक। इंडेफिनाइट स्ट्राइक का मतलब होता है कि जब तक आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करोगे, हम स्ट्राइक नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में द 4-day स्ट्राइक बिकेम एन इंडेफिनाइट स्ट्राइक। The 4-day strike became an indefinite strike, and what happened in the year 2006, that is on the 21st of April 2006. Remember these dates please. On the 21st of April 2006, they gave a final ultimatum. They gave a final ultimatum to the government कि आप कुछ करो, या तो वी विल स्टार्ट एजिटेटिंग अगेंस्ट यू। और ऐसे में किंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। किंग ने क्या किया, 24 अप्रैल को जब इस ग्रुप्स के द्वारा फिर से एक बार किंग को चेतावनी दी गई, उन्होंने उनके डिमांड्स को मानने के लिए अपनी हामी बढ़ी। तो उन्होंने माना कि वी आर रेडी टू एक्सेप्ट ऑल योर demands. So since then, that is right from 2006, Nepal had again brought the constitutional monarchy within their country. Now, as I told, the 7-party alliance had made some demands that King Gyanendra was supposed to follow. Let us know about the demands of the 7-party alliance. The first demand of the 7-party alliance was to make गिरिजा प्रसाद कोइराला the PM of Nepal। जो इनका पहला डिमांड था वो था कि मिस्टर गिरिजा प्रसाद कोइराला, जो इस 7-party अलायंस के लीडर माने जाते थे, उनको पीएम का पद दे दिया जाए। कब तक? जब तक नेपाल में फिर से इलेक्शन ना हो जाए। सो दे वांटेड टू हैव एन इंटरिम गवर्नमेंट बाय दैट टाइम, इंटरिम गवर्नमेंट, so that till the next election Girija Prasad Koirala can have a say in the policy making of the country। तो ये था उनका पहला डिमांड। और जो दूसरा डिमांड था वो था कि किंग के जितने भी पावर्स थे, ऑल द पावर्स ऑफ द किंग विल बी टेकन, ऑल द पावर्स ऑफ द किंग विल बी टेकन।
कि किंग के हाथ में जितने भी पावर्स है वो वापस ले लिया जाएगा। इसका मतलब वो सिर्फ एक नाम मात्र बनकर रह जाएंगे और कानून की जितनी व्यवस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जितने भी होंगे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में रहेगा। So these were the two main demands of the seven party alliance or the organization who become a part of this organization or seven party alliances who have thought about bringing constitutional monarchy within the country or who thought about bringing democracy within the country. So this is how Nepal had a shift from monarchy to that of कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जब हम कहते हैं कि ऑल द पावर्स ऑफ द किंग विल बी टेकन, लेकिन सही मायने में आज जो किंग का पोजीशन है उन्होंने उसको बरकरार रखा। दे सेड दैट जो किंग का जो सीक्रेट प्लेस है वो हमेशा वैसा ही बना रहेगा, ही विल बी ऑलवेज रेस्पेक्टेड, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में चला जाएगा। सो सिंस देन दे आर फॉलोइंग द सेम ट्रेडिशन और कस्टम वी कैन से। नाउ जब भी आपने किसी एक देश के बारे में पढ़ा, आपने यही जाना कि हर एक देश अपने भीतर एक ही सिस्टम को फॉलो करना चाहते थे, वो था डेमोक्रेसी। लेट इट बी श्रीलंका, इंडिया, Maldives, Afghanistan, we spoke about Pakistan, we spoke about Bangladesh. Every country wanted to restore democracy. या हर देश लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। Now a question may arise, क्यों लोकतंत्र? There were many other forms of government. We have read about monarchy, we have also read about constitutional monarchy, but the end it is democracy, which was mostly liked by many of the countries of the world. Now in a very simple way, let me explain you why democracy is considered as the best form of government. मैंने कहा जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक सिंपल डेफिनेशन जो आपकी टीचर आपको देती है वो है डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग चाहते हैं वही होता है। और डेमोक्रेसी में होता क्या है? Actually, democracy is a form of government, as I told, of the people, by the people, and for the people. It's a government, we can mention here, government of the people, by the people, and for the people. तो यहाँ पर देखिए, who is more important? The people. And how do the people form the government? There is a process, and that process is called as election. What is the process called? The process of electing the representatives is called as, or the process of forming the government is called as election. So what happens first in democracy? People vote. People vote. क्योंकि यहाँ पे सरकार का चयन लोगों द्वारा इलेक्शन के प्रोसेस को फॉलो करके होता है। एंड जब हम इलेक्शन की बात करते हैं, सबसे पहली जो गतिविधि होती है वो है लोग क्या करते हैं? लोग अपना मतदान करते हैं। पीपल वोट। नाउ पीपल वोट, व्हाई डू दे वोट? व्हाई डू द पीपल वोट? टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। पीपल वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए लोग मतदान करते हैं। What do these representatives do? Representatives, they form the government. These representatives, they form the government. और ये जो चुने हुए representatives है, ये क्या करते हैं? वो मिलकर गवर्नमेंट को बनाते हैं। What do the government do? अब गवर्नमेंट का क्या काम है? The government make laws. कानून कौन बनाता है देश में? सरकार। तो जो जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को आपने चुना, जो प्रतिनिधियों को आपने चुना, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया है, वो अब क्या करते हैं? देश के लिए कानून बनाते हैं। कानून जिसके लिए बनाया गया है? कानून लोगों के लिए बनाया गया है। तो लोग क्या करते हैं? पीपल follow the laws. People follow the laws. एक देश में जब
लोगों के लिए कानून सरकार बनाता है और उस कानून को लोग फॉलो करते हैं, इसका मतलब देश में किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है। In a country where the laws are followed by the people without any chaos or without any problem, we can say in this type of government, the government is able to run the country smoothly. ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोग और सरकार जो है इनके बीच में कोई तरह का भेदभाव नहीं होता, और ये जो दो है लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो पीपल हो, वो मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे में डेमोक्रेसी जो होता है इसमें सरकार और लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा संबंध होता है। सरकार लोगों के हित के लिए काम करता है और लोग सरकार को हमेशा क्या करते हैं, अपना साथ देते हैं ताकि वो देश को प्रगति की ओर लेकर चल सके। तो यही कारण है बच्चों जिसके वजह से विश्व के सभी जो देश है वो डेमोक्रेसी को स्थापित करना चाहते हैं, एंड दे कंसीडर डेमोक्रेसी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ लेट अस फाइंड आउट इंडियाज रिलेशनशिप विद नेपाल। वैसे भारत का नेपाल के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। हर समय या हर एक माहौल में इंडिया जो है नेपाल का सहयोग देता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का हो या साइंटिफिक कोऑपरेशन की अगर हम बात करें, इन देशों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है। ट्रेड को लेकर इन दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन एक जो रिलेशन नेपाल और इंडिया का कई सदियों से चला आ रहा है वो है वीज़ा का। आपको पता होगा कि आप अगर किसी भी फॉरेन कंट्री में जाओगे तो यू नीड टू थिंग्स, वन इज पासपोर्ट एंड अनदर इज वीजा, इजंट इट? आप विदाउट पासपोर्ट और वीजा के किसी भी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हो। लेकिन भारत और नेपाल ने मिलकर एक एग्रीमेंट तैयार किया जिसके तहत उन्होंने माना कि नेपाल से कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में आना चाहे या इंडिया से कोई व्यक्ति अगर नेपाल में जाना चाहता है तो वो विदाउट एनी पासपोर्ट और वीज़ा के आवाजाही कर सकता है। तो ये जो एग्रीमेंट बना वो आज भी भारत और नेपाल के रिलेशन को कई ज़्यादा मजबूत करता है। और जैसे मैंने कहा इसके अलावा उनके बीच में बहुत अच्छे अच्छे रिलेशंस बने हैं, और आने वाले समय में हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत ने जिस तरह से अपने फॉरेन पॉलिसी को मुख्य मानते हुए सभी देशों के साथ अच्छे रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है, वैसे ही इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंसेस इंडिया जो है नेपाल के साथ हमेशा ही सहयोग और शांति से काम करेगा। जहां मैंने अभी बात किया था शांति और सहयोग का, तो भारत जो है हमेशा यही पहल करता है कि वो अपने जो पड़ोसी देश है उनके साथ शांति और सहयोग से काम करे। अगर हम बात करेंगे दक्षिण एशियाई देशों का, तो हर एक देश अपने फॉरेन पॉलिसी में यही मानता है कि वो दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशन को और बेहतर बनाए। तो ऐसे में 1985 में ज़ियाउर रहमान, आपको याद होगा ये नाम, हमने बांग्लादेश का जब स्टोरी पढ़ा था हमने वहाँ पे ज़ियाउर रहमान का नाम लिया। ही वॉज द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। इन्होंने क्या किया? ही हैव फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज SAARC. What was the organization named as? SAARC. The full form of SAARC is South Asian Association for Regional Cooperation. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको फाउंड किया ज़ियाउर रहमान। और ये जो सार्क है इसके मेंबर कंट्रीज है, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, भूटान एंड अफगानिस्तान, सभी जो है इसके मेंबर कंट्रीज है। और जो सार्क है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ है बच्चों?
काठमांडू है नेपाल में। So in order to bring about peace and cooperation, all the South Asian countries, they have come together to form SAARC, and with the help of SAARC, ये जितने भी देश है वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और अपने विकास के लिए एक नया रास्ता तय करते हैं। Now let us move to the next topic, that is the objectives of SAARC. जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है to quicken the economic growth, social progress and cultural development. अगर हिंदी में कहे तो आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को तेज करना, ये इसकी सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू डेवलप द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को विकसित करना। द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनके जीवन स्तर को बढ़ावा देना। और जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रमोट टुवर्ड्स म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ वन अनदर, आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्या को सराहना और बढ़ावा देना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है सार्क का, वो कहीं ना कहीं इन देशों में एक बेहतर रिलेशन को कायम करता है और इनके रिलेशन को काफ़ी मजबूत भी करता है। इसी के तहत, सार्क के तहत जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक एग्रीमेंट इन दक्षिण एशियाई देशों के बीच में बना वो था साफ्टा, that is SAFTA. And what is SAFTA? SAFTA is the South Asian Free Trade Area. What is SAFTA? SAFTA is the South Asian Free Trade Area. ये जो एग्रीमेंट है ये बना कब? It was made in the year 2006 और किन के बीच में बना? सभी दक्षिण एशियाई देशों के बीच। सभी दक्षिण एशियाई देशों की अगर बात करें फिर से वही नाम आएगा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान एंड अफगानिस्तान। तो ये जितने भी देश थे इन्होंने मिलकर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया का एक एग्रीमेंट बनाया, जिसके आधार पर इन्होंने कहा कि जितने भी ट्रेड एरियाज होंगे या ट्रेड बैरियर्स होंगे हम इसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। एंड देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड बिटवीन द साउथ एशियन कंट्रीज। मतलब साउथ एशिया के जितने भी देश होंगे वहाँ पर ट्रेड बैरियर्स या किसी भी ट्रेड के लेकर कोई तरह का हस्ताक्षेप कोई भी गवर्नमेंट नहीं करेगा। सो इसी उद्देश्य के साथ साफ्टा बनाया गया और साफ्टा के आधार पर जितने भी दक्षिण एशियाई देश थे इन्होंने अपने रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत किया। सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साफ्टा। पहला जो ऑब्जेक्टिव है साफ्टा का वो है टू प्रमोट गुड कंपटीशन इन द फ्री ट्रेड एरिया, टू प्रोवाइड इक्विटेबल बेनिफिट टू ऑल द कंट्रीज इन्वॉल्व इन इट। इसमें शामिल सभी देशों को समान लाभ प्रदान करने के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्रों में अच्छी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। The next objective is it also aim to benefit the people of the country by bringing transparency and integrity among the nations. इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच पारदर्शिता और अखंडता लाकर देश के लोगों को लाभान्वित करना है। ये जो दो ऑब्जेक्टिव्स है किसका, साफ्टा का, ये कहीं ना कहीं इन देशों के रिलेशन को और मजबूत और सुदृढ़ बनाता है। बच्चों, अभी तक आप पढ़ रहे थे दक्षिण एशियाई देशों के बारे में। आपने पढ़ा कि किस तरह से ये देश जो है आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग देते हैं, किस तरह से इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए मुहिम चलाई। कहीं पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पहले से ही कायम था तो उनका जो प्रॉब्लम था कुछ और था, लेकिन अगर हम इन देशों के विकास की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इनका विकास इन सभी देशों के बीच का जो संबंध है वही एक मेन कारण माना जाता है। Irrespective of the differences, these nations always come together to promote trade,
to work in cooperation and to maintain peace within the country. So ये chapter एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ आप इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से पढ़िए, एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, उनके बीच के प्रॉब्लम्स को जानना और उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क स्कोर कर सकोगे. सो विद दैट लेट मी टेक योर लीव. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ऑलवेज बी हैप्पी.